बॉम्ब वाला क्वेश्चन कर रहे थे, बॉम्ब वाला क्वेश्चन कर रहे, एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन कर रहे थे, बॉम्ब वाला क्वेश्चन कर रहा क्वेश्चन हो, कहीं कोई दिक्कत? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट कॉलिजन का चर्चा कर दूं क्या? पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, काम की बात करके निकलेंगे ना। सोचोगे 11th की तरह बहुत सारी बातें बताऊंगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, तो जितना जरूरत होगा उतना बोल करके मैं निकलूंगा, ठीक है? चलिए, कॉलिजन अल्लाह नहीं, बाबू को गुस्सा आ जाएगा ना डमरू लोग। क्या होता है, कॉलिजन है क्या पहले ये बताओ तो। जब दो बॉडी टकरा गया कॉलिजन, हाँ, किसको दिक्कत है? अच्छा एलर्जी है, उसको ओपन करो, गेट को ओपन करो ना, गेट 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 को बंद करो, खोलो। ठीक है, कुछ देर बाद रूम फ्रेशनर की वजह से एलर्जी होगा, किसी को दिक्कत होगी, दिक्कत तो हो ही रहा है। तो देखो सुनो, हल्ला नहीं, कॉलेजन क्या है, बहुत बारे बातें तो हो ही गई होगी ना, कुछ बातें मैं बता दूं। अगर कहीं कुछ बोलता है कोई तो याद रखना, कॉलेजन ही an isolated event where a large force is for a small duration, am I right? इम्पल्सिव फोर्स का चर्चा तो क्या ही हुआ है, बहुत बड़ा फोर्स छोटा ड्यूरेशन के लिए अगर एक्ट करे तो उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। हैमरिंग करिए हो कभी नेल पे, अरे किए हो ना, हे तो क्या है, हे तो क्या है, इम्पल्सिव फोर्स में है। बैट से आकर के बॉल टकराया हो, बहुत थोड़ा देर के लिए वो फोर्स है, क्या है वो, इम्पल्सिव फोर्स ही तो। अरे क्लियर ना, तो कोई बहुत बड़ा फोर्स छोटा ड्यूरेशन के लिए एक्ट कर ले तो उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो याद रखना, ऐसे कॉलिजन में गौर करो, बात करोगे तो कॉलिजन होने में बहुत कम सेकेंड्स भी लगता है, कॉलिजन होने में बहुत ज्यादा वक्त भी लग जाता है। जैसे अगर ये भी तो कॉलिजन ही ना है, जो गैलेक्सी में कॉलिजन हो रहा है वो भी तो कॉलिजन ही एक तरह का, तो उसमें कितना ईयर्स लग जाता है। लेकिन जो आसपास जो हम लोग एक ग्लास बॉल को दूसरे ग्लास बॉल से मारते हैं, कांचा खेले हो तो उस ड्यूरेशन को कितना देखते रहते, कॉलिजन हो रहा है, अरे वो तो तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो गया, निपट गया कि नहीं निपट गया? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? गला साथ नहीं दे रहा है, तबीयत भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी सीख लेते हैं, जैसा चलेगा वैसा ही। हाँ छुट्टी निकल ले तो याद रखना, अगर मैं मान लेता हूँ, थोड़ा सा सोचो जरा, जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है, m1, एक कोई रफ्तार है इसका e1, और कोई बॉडी दूसरा मास है जिसका मास m2 है, और यहाँ पे क्या है, u2। तो अगर एक ही लाइन के अलॉन्ग अगर मूव कर रहा है, ये बोथ आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन, तो अगर कॉलिजन होना है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यस e1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तो कॉलिजन होगा कि नहीं होगा? अरे कॉलिजन होगा ना। अब क्या होगा सोचो तो जरा, जब कॉलिजन होगा तो ये m1 आकर के किससे टकराया हो, m2 से। एक टक्कर क्यों हो रहा है, बिकॉज दे वांट टू ऑक्युपाई द कॉमन स्पेस और नॉट, इन लोग दोनों को ए वाला स्पेस चाहिए कि नहीं, कॉमन स्पेस ही चाहिए ना, इसीलिए में कॉलिजन हो रहा है बाबू। मेरी बात कुछ समझ रहे हो तुम लोग? कुछ मिसकंसेप्शन तो दूर ही कर लो। बहुत लोगों की गलत फहमी रहती है, दिमाग में बैठा रहता है कि कॉलिजन होना मतलब दे शुड हैव फिजिकल टच, ये कोई जरूरी नहीं, am I right or not? ये कोई जरूरी नहीं, they may or may not be in physical touch, it is not essential condition for colliding bodies to have physical touch। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों फिजिकल टच में आए तभी कॉलिजन हो। जैसे याद करो अल्फा पार्टिकल वाला, क्या है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, देखे हो ना? अल्फा पार्टिकल यहाँ से अगर आया था, ये याद है ना, एसी
टू क्लास की ना अल्फा पार्टिकल सारे। अब ये आया यहाँ से आया ऐसे आकर के किसी न्यूक्लियस से टकराया था, कौन सा गोल्ड कॉइल था, आकर के ऐसा चल करके ऐसे निकल गया था। अब क्या यहाँ पे भी फोर्स लगा, लेकिन बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लगा होगा, लगा, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सोचो। लेकिन क्या फिजिकल टच है क्या? ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो क्या ये फिजिकल टच है क्या? नहीं। बात कुछ समझ में आ रहा है? So it is not essential condition for colliding bodies to have physical touch. They may or may not be in physical touch. यहाँ पे physical touch तो है, यहाँ पे क्या है, physically touch हुआ ना। Am I right or not? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चाहे किसी भी तरह का कॉलिजन हो, मतलब मोमेंटम कंजर्व ही होगा, लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। कह सकते हो फॉर एनी टाइप ऑफ कॉलिजन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड, गॉट इट? या बोल सकते कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉलिजन। मेरी बात समझ रहे आप लोग? इस बात दिमाग में बैठा कर रखना, चाहे कॉलिजन किसी भी तरह का हो, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्या होगा वहां पे मोमेंटम कंजर्व होगा ही होगा ना। इस पे जाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कंसीडर करते हैं। इम्पल्सिव फोर्स के फॉर्म में क्या होगा, अगर जैसे यहाँ पे तो इसका नॉर्मल रिएक्शन उस पर लगा होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा, इसी की वजह से कॉलिजन हुआ जी बाबा। इसमें अब तुम लोग सोचो नॉन इम्पल्सिव फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स है, उसको जनरली इग्नोर करके पढ़ते हैं। और ऐसे भी आइडियल केस और प्रैक्टिकल केस में बहुत ज्यादा अंतर है। प्रैक्टिकल केस में फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है, अरे होता है कि नहीं? यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करके पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो जो फोर्स लग रहा होगा एक दूसरे की, जो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा होगा उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा रहा होगा, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे ना। तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स को हम लोग क्या करके पढ़ेंगे, इग्नोर करके पढ़ेंगे। ये सब बातें 11 के बैच में ज्यादा बोला जाता है और बहुत बार सुने भी होंगे आप लोग, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। बात कुछ समझ में आया? तो अगर कोई पूछा, कुछ बात है जो मैं क्लियरली कर दूं, दिमाग में बैठा लें। कॉलिजन क्या है? कॉलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट between colliding bodies where large force acts for a small duration to occupy the common space. Am I right? तो कॉमन स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहता है, इसलिए कॉलिजन हो रहा है। कोई दिक्कत? इसेंशियल कंडीशन क्या रहा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड्स हियर, गॉट इट? चाहे किसी भी तरह का कॉलिजन हो, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अरे कोई प्रॉब्लम? अच्छा, थर्ड बात हमने ये भी बोला आपको दिमाग में बैठाने के लिए, एक गलत फहमी दूर कर ली कि कोई भी कोलाइडिंग बॉडीज हो रहा है या कॉलिजन है, तो कॉलिजन हो रहा है तो कोलाइडिंग बॉडीज फिजिकल टच में आएगा ही आएगा। इट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर कोलाइडिंग बॉडीज टू हैव फिजिकल टच। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच कॉलिजन हो रहा है, ये हीलियम आयन आया आकर के टकराया है न्यूक्लियस से, यहाँ क्या फिजिकल टच है क्या? ये तो दूर से निकल गया ना, रिपल्सिव फोर्स लगाया। अरे कूलम्बिक फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स निकल गया कि नहीं निकल? बातें कुछ समझ में आई? थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा ध्यान देना, आराम से। सब चीज ठीक ठाक है ना? यहाँ तक समझ में आया? इसको समझाने के लिए मैं कुछ एनालॉजी लेता हूँ, एक स्प्रिंग ब्लॉक टाइप का, उसको समझा देता हूँ, फिर इसके आएंगे चर्चा करेंगे। आप लोग मुझे बताइए जरा, सोचो क्या होता होगा अगर 1D कॉलिजन को पढ़ रहे होंगे या 2D कॉलिजन को पढ़ रहे होंगे। पता तो है ना, कॉलिजन को क्लासिफिकेशन करने का अपना अपना बेसिस होता है। जिस बेसिस पे अगर डायरेक्ट डायमेंशन पे चल लिए कि 1D कॉलिजन है या 2D कॉलिजन है, तो सब चर्चा किया हुआ है ना, दिमाग में बैठा हुआ है ना। 1D कॉलिजन क्या है? कॉलिजन के बाद एक ही लाइन चलो अगर मूव कर रहा है कोलाइडिंग बॉडी तो 1D कॉलिजन बोलते हैं। कॉलिजन के बाद अगर क्या होगा, एक प्लेन में मूव करने लगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2D कॉलिजन। जैसे कैरम बोर्ड में खेल रहे हो तो क्या है? 2D कॉलिजन में है। ये 3D कॉलिजन में मत जाना, तेरे औकात से बाहर है, उसको पढ़ना नहीं है। बात कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, कॉलिजन का अगला बेसिस जो है क्लासिफाई करने का, वो काइनेटिक एनर्जी। क्या हो? काइनेटिक एनर्जी। क्या है वो? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मोमेंटम तो सब कॉलिजन में कंजर्व रहता है, इसमें कोई शक नहीं। तो कॉलिजन आप लोग दिमाग में बैठा हुआ, पहला कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन होता था, दूसरा कॉलिजन कौन सा? इन इलास्टिक कॉलिजन, तीसरा कॉलिजन कौन सा? परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। अरे नीट में यही ना है बात पढ़ना, ज्यादा अंदर तक क्यों जा रहे हो? व्यर्थ के बाद मत बैठाओ दिमाग में, आप लोग का क्वेश्चन का लेवल भी उस तरह का नहीं रहता है।
इसलिए एकदम रिलैक्स होकर के पढ़ो। कोलिजन कितने तरह का? 3 तरह। पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन, तीसरा कोलिजन। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन की खास बात करो। इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इलास्टिक कोलिजन का देखो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, और कोलिजन के बाद बॉडी सेपरेट भी करेगा, और बहुत सारे फोर्सेज जो होंगे यहाँ पे, कोई फोर्स जो ऐसे बहुत सारे फोर्सेज जो इन्वॉल्व होंगे वो लगभग मोस्ट ऑफ द फोर्सेज विल बी ऑफ व्हाट? कंजर्वेटिव टाइप, कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे, तभी तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है ना। इसमें एनर्जी का लॉस साउंड के फॉर्म में होगा, ना लाइट के फॉर्म होगा, ना हीट के फॉर्म में होगा। अरे होगा क्या? अगर एक बॉल टकराया, साउंड आ गया, तो भी तो एनर्जी का फॉर्म था, वो तो कन्वर्ट हो गया ना। तो कोलिजन इलास्टिक नहीं रहेगा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब समझ में आया? लीनियर मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट ऑफ द फोर्सेज या जितने भी फोर्सेज इन्वॉल्व होंगे कैसा होगा? कंजर्वेटिव नेचर का। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड, लाइट, हीट, इटीसी। अरे याद रहेगा? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलास्टिक कोलिजन। दिमाग में बैठ रहा है? ऐसा कोई प्रैक्टिकल केस नहीं है इलास्टिक कोलिजन का ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच का कोलिजन को आप इलास्टिक मान सकते हो, है भी। ये क्या है? इलास्टिक ही कोलिजन। कोई दिक्कत? अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन की अगर बात करा जाए तो लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी is not conserved. Kinetic energy is not conserved. But colliding bodies will separate just after collision. Am I right? And there will be loss of energy in form of light, sound, heat, etc. blah blah blah. मतलब यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ना, तभी ना एनर्जी का लॉस हो रहा है जी। बातें समझ में आई या नहीं आई? एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की चर्चा कर रहे हो। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहना ही है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है ही, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, एंड कोलाइडिंग बॉडीज डज नॉट सेपरेट जस्ट आफ्टर कोलिजन। इट मींस दे विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी। अब एक ही कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, एंड देयर विल बी मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दिस कोलिजन। एम आई राइट? इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बोलना होगा तो बोल दोगे, लीनियर मोमेंटम इज kinetic energy is not conserved. Colliding bodies does not separate just after collision. Maximum loss of kinetic energy takes place. Am I right? यही बात हुई ना। ये सब बातें आप लोग का पढ़ा हुआ है, मैं केवल चर्चा कर दे रहा हूँ और क्या। अरे क्लियर है ना? फिर वही बात पढ़ेंगे, हेड जो पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1D, इलास्टिक कोलिजन इन 2D, ये सब चर्चा करेंगे। ऐसे ही ना बढ़ते चलता है, सिलसिला बढ़ते चलेगा। पहले एक एनालॉजी देता हूँ, उसको थोड़ा सा सीख लो अच्छे से। हाँ मैं ही हूँ, वेरी गुड। चलिए, अच्छा बात है, वेरी गुड। लो, थोड़ा सा मुझे लाइट की वजह से प्रॉब्लम होता है, ऊपर दिखता नहीं है। नहीं बंद नहीं करो, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं ना वहाँ पे। ठीक है, शैडो बनता है क्या? चलो अच्छा ठीक है, सुनो। स्मूथ सरफेस है, क्या है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये क्या है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पे एक मास है m1, कौन सा मास है? m1, और दूसरा ब्लॉक है, इसका मास कितना है? m2, कितना मास है? m2। इससे एक स्प्रिंग अटैच है। केवल मैं 1D कोलिजन जो है उसको समझाने के लिए एक एनालॉजी ले रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देखते रहते थे ना। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या मान लिया मैं? K1 बोल दिया, ये मानो। मुझे बताओ इसकी रफ्तार कितनी है, इसका वेलोसिटी कितना मान लो? E1। इसका वेलोसिटी कितना है बाबू? U2। इसकी वेलोसिटी कितनी है? U2। अगर कोलिजन होना है, E1 should be greater than U2 और U2 should be greater than E1। यस, E1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। E1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन U2। अरे कोई प्रॉब्लम? अब देखो, सोचो तो तुम लोग खुद क्या हो रहा होगा। जैसे ही आया होगा ये ब्लॉक, किसके कांटेक्ट में? इस स्प्रिंग के कांटेक्ट में आया होगा। आप सोचिए, यहाँ का मास, इस ब्लॉक का मास क्या है? m1। इस ब्लॉक का मास क्या है? m2। अरे है, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा कि नहीं? स्प्रिंग
कंप्रेस हो रहा। स्प्रिंग अगर कंप्रेस हो रहा होगा तो इस स्प्रिंग पे एक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इधर लगना शुरू होगा और इस स्प्रिंग पे स्प्रिंग फोर्स इधर लगना शुरू होगा। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो इवन वेलोसिटी जो रहा होगा इसका वाला ए वेलोसिटी इवन वो घटेगा। अरे घटेगा कि नहीं घटेगा? और इसका वेलोसिटी u2 जो रहा होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। वो क्या होगा? बढ़ेगा। अरे यार ये आया, इसका वेलोसिटी ज्यादा था, इसके कांटेक्ट में आया तो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ। स्प्रिंग कंप्रेस हो तो स्प्रिंग वांट्स टू रिमेन इन इट्स नेचुरल स्टेट और नॉट। वो रिलैक्स स्टेट में, उसको परिवर्तन पसंद नहीं है परिवर्तन पसंद क्या? वो अपने स्वभाव में ही रहना चाहता है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कंप्रेस किए तो इस स्प्रिंग की वजह से इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगेगा और इस स्प्रिंग की वजह से इस पर इधर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका रफ्तार बढ़ जाएगा, इसका रफ्तार घट जाएगा। मतलब U1 जो है घटेगा, U2 क्या होगा? बढ़ेगा। अरे घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा कि नहीं? ये घटेगा और वो बढ़ेगा कि नहीं? अच्छा जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब बताओ, ये फर्स्ट डायग्राम था, ये सेकेंड डायग्राम, गौर कर रहे हो ना? अब क्या हो रहा होगा बताइए? इसके बाद क्या हो रहा होगा? स्प्रिंग क्या होगा? एक स्टेज आएगा जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा। स्प्रिंग कहां पे होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा। स्प्रिंग कहां पे होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन पे। इसका मास m1 है, इसका मास क्या है? m2। अभी मैक्सिमम कंप्रेशन पे एक बात याद रखना, जब स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग का क्या होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो दोनों ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। यही ना ऑप्शन है, इसके पास कुछ ऑप्शन है क्या? ए तो इसके पास भी रफ्तार, इसकी भी वेलोसिटी भी हो जाएगी बाबू, इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? भी। एट मैक्सिमम कंप्रेशन, एट मैक्सिमम कंप्रेशन blocks will move with common velocity. At maximum compression, blocks move with what? Move with common velocity. देखो तो दोनों का वेलोसिटी क्या है? v है या नहीं है? Move with common velocity. Am I right or not? दोनों common velocity। अब खुद सोचो इसके बाद क्या होगा? स्प्रिंग चाहता ही है नेचुरल स्वभाव में रहना। अब अभी स्प्रिंग डिफॉर्म्ड है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ है, मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है, तो स्प्रिंग फिर क्या चाहेगा? रिलैक्स स्टेट में आना चाहेगा, फिर से अपना लेंथ को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो स्प्रिंग अपना लेंथ को बढ़ाएगा तो फिर से क्या होगा? आप सोच करके देखिए, अच्छे से सोचिए, समझिए जरा इस बात को। ये ब्लॉक है, अरे क्या है? ब्लॉक है। यहाँ पे भी एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का मास सब दिया हुआ है, क्या है? m2 है। इसका मास क्या है? m1। अब इसकी रफ्तार जो है, अभी देखो गौर से देखो, स्प्रिंग फिर से क्या खुलना चाहेगा ना, तो स्प्रिंग अगर फिर से अपने आप को रिलैक्स स्टेट में लाएगा, अभी कंप्रेस स्टेट में था तो बेचारा रिलैक्स स्टेट में आएगा, तो एक इस तरह इस पर स्प्रिंग फोर्स लगना रहेगा, इस पर भी स्प्रिंग फोर्स लगने रहेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका जो पहले कॉमन वेलोसिटी जो था भी, ये वाला इसका वेलोसिटी वो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। फिर इसका वेलोसिटी ये वाला जो था, इसका वेलोसिटी भी जो था वो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़े। अरे बढ़ेगा। फिर से क्या होगा? एक वक्त आएगा जब क्या? जुदाई वाला प्रोसेस रहेगा। कौन सा प्रोसेस रहेगा? जुदाई वाला प्रोसेस रहेगा। फिर क्या होगा? ए ब्लॉक जो आएगा, जिस ब्लॉक का नाम m1 दिया हूं मैं और ये दूसरा ब्लॉक है जिसका मास क्या है? m2। सेपरेट हो गया, अलग हो गया कि नहीं? अरे स्प्रिंग चिपकाया था क्या? स्प्रिंग कनेक्टेड था दोनों ब्लॉक से? नहीं था, ये तो स्प्रिंग इससे ना अटैच था बाबू। अब क्या होगा? अलग हो गया। बताइए, ये अपना रफ्तार अलग रफ्तार से जाएगा कि नहीं? ये अपना वेलोसिटी v1 से v2 से जाना शुरू करेगा और ये अपना किससे? v1 से जाना शुरू करेगा। बातें कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? नहीं समझ में? झूठ बोल रहे हैं। पहले केस में देखो, पहला ब्लॉक का मास m1 है, रफ्तार u1 है, दूसरे ब्लॉक के साथ स्प्रिंग अटैच कर दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? इसकी रफ्तार कितनी है? u2। अगर m1 को m2 के साथ टकराना है तो u1 को ज्यादा होना पड़ेगा। अब u1 ज्यादा है, इसका मतलब जब आएगा तो जैसे ही स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा, स्प्रिंग कंप्रेशन के प्रोसेस से गुजरेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इधर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इधर भी स्प्रिंग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब इस पर फोर्स लगेगा तो u1 की रफ्तार कम हो जाएगी,
U1 घटेगी और फिर U2 क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इस पर तो फोर्स उधर लग रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी स्प्रिंग का कंप्रेशन का दौर चल रहा था। जब स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, बोथ ब्लॉक्स विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी और नॉट, दोनों क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इसकी भी रफ्तार भी होगी, इसकी भी रफ्तार भी होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, इस बात को याद रखना। एट मैक्सिमम कंप्रेशन, एट मैक्सिमम कंप्रेशन, अरे दिमाग बैठा लेना, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, कंप्रेशन भी हो सकता है, कहीं कहीं इलॉन्गेशन भी हो जाए, एक ही बात है। एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ब्लॉक मूव विद कॉमन वेलोसिटी, इसके पास भी v वेलोसिटी, इसके पास भी v वेलोसिटी। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब फिर से क्या होगा, स्प्रिंग तो अपना रिलैक्स स्टेट में रहना चाहता है, फिर से स्प्रिंग अपने आप को खोलेगा, क्या करेगा वो, खोलेगा। तो इस पर फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, इस पर स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, इसका रफ्तार की वेलोसिटी घटेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। अब फाइनली जब सेपरेट होगा तो v1 रफ्तार में जाएगा, ये v2 रफ्तार में। बताओ कहीं पे भी तुम लोग खुद सोच के बताओ, क्या लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? नहीं, ये सारे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हो रहे हैं, तो फोर्सेज इन्वॉल्वड आर कंजर्वेटिव ही है, तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा। तो लिखना शुरू करो, बताओ मुझे, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम लिखते तो कितना होता है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम लिखते, इसको पी इनिशियल बोल रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम बोलो क्या होता है, m1 e1 प्लस m2 u2। अगर वेक्टोरियली भी लिखते तो दोनों एक ही डायरेक्शन में था, इधर वाला डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल दे रहा हूँ, इधर वाला डायरेक्शन क्या बोलूंगा, कोई दिक्कत? मोमेंटम यही ना है, ये तो बीच का प्रोसेस है, इंटरमीडिएट प्रोसेस है कि नहीं? उस दौरान स्प्रिंग क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे मीडियम मतलब मिडिल ब्लॉक सेक्शन की बात करो, इसलिए पीएम लिख दे रहा हूँ, मोमेंटम एट मिडिल स्टेज। तो इसको क्या लिखोगे बोलो, इसका मोमेंटम m1v प्लस व्हाट, m2। एम आई राइट और नॉट? अरे कोई दिक्कत? अब फाइनल स्टेज यही ना है, बताओ यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, p फाइनल। बताइए m1 v1, मैं वेक्टर इक्वेशन यूज नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन आप समझ सकते हो m2 v2। वेक्टर फॉर्म में लिख दो क्या, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते तो सब पे वेक्टर का नोटेशन ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे और ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे और ऐसे, ये भी वेक्टर सिंबल, कोई दिक्कत है क्या, है भी? तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करता, क्या होता, लीनियर मोमेंटम होल्ड करता। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख सकते थे क्या, बताइए, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है बताइए बाबू, चर्चा करो। इनिशियल मोमेंटम m1 e1 plus m2 u2, will that be equal to what? yes, मीडियम वाला भी मोमेंटम तो रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, m1 भी प्लस व्हाट, m2 भी। ये बात दिमाग में बैठा कि नहीं, एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग बोथ ब्लॉक्स विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी, दोनों के पास क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी। विल दैट बी इक्वल टू व्हाट, बताइए जरा, m1 v1 प्लस व्हाट, m2 v2। क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने लगाया कि नहीं लगाया? अरे यार लगाया कि नहीं लगाया? ये बातें दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? अच्छा, इस दौरान कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होल्ड करेगा, क्या होल्ड करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी। बताइए जगह है क्या, अगला डायग्राम में बनाऊं, अगले डायग्राम में बनाऊं, यहाँ मैं छोटा सा लिख सकता हूँ क्या, इधर लिख दूं, अगला डायग्राम, अगला डायग्राम इसी में, चलिए बताइए, समझ रहे होंगे तो अच्छा ही होगा। यहाँ का बताइए, यहाँ केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं? तो मैं ऐसा करता हूँ कि कलर चूज करता हूँ थोड़ा स्मार्ट वे में, ये ठीक है क्या, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है चलेगा। बताओ इनिशियल एनर्जी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का कोई लोचा है ही नहीं, वेलोसिटी किधर है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं, अरे है कि नहीं? तो यहाँ का एनर्जी लिखते तो क्या लिखते बताइए, हाफ
m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? बातें कुछ समझ में आई? अच्छा जी, यहां पे बताइए मैक्सिमम कंप्रेशन वाले कंडीशन पे बताओ, यहां लिख दूं क्या? ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या? मैं इसको इधर लिख देता हूं, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं। यस, बाबू चला गया। अरे क्लियर है? अब बताओ यहाँ पे एनर्जी लगा सकते थे कि नहीं? बताइए, यहाँ का एनर्जी सौम्या है, बहुत मेहनत करती है बच्ची। बताओ यहाँ पे एनर्जी कितना लिखेंगे? एनर्जी एट मिडिल सेक्शन या मिडिल पोजीशन जो भी हो, क्या होगा बोलो? इसका एनर्जी हाफ m1 कौन सा स्क्वायर प्लस, और बोलो m2, ये सर हो गया। और बस कुछ नहीं। स्प्रिंग भी तो कंप्रेस हुआ है बाबू सोना, तो स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा कि नहीं? तो स्प्रिंग वाला एनर्जी स्टोर करेगा तो k/2 मैक्सिमम कंप्रेशन, इसलिए xm का होल स्क्वायर। अरे यहाँ का एनर्जी लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? बातें कुछ समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ बच रहा है, कहाँ पे बच रहा है? इसका मोमेंटम को भी मैं ऊपर उड़ा दे रहा हूँ। हाँ चलो बताओ, यहाँ एनर्जी की अगर बात करा जाए तो यहाँ एनर्जी लिख सकते हो कि नहीं आप लोग? यहाँ पे भी फिक्स अलग हो गया था। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे एनर्जी बाबू? यहाँ एनर्जी लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ एनर्जी, क्या हो जाएगा फाइनल एनर्जी बताओ? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट अगर होल्ड कर रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो होल्ड करेगा बाबू। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होल्ड कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या होल्ड कर रहा है? होल्ड कर रहा है। बताइए इनिशियल एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। d2 कहाँ है अक्षय? आकाश, शिवम नहीं आया क्या जी? कहाँ चला गया? इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? और यहाँ पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? अरे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? k/2 xm स्क्वायर। अब थर्ड फाइनल एनर्जी यही ना है, हाफ ऑफ व्हाट? m1 v1 स्क्वायर प्लस व्हाट? हाफ m2 v2 स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? क्या ये बातें समझ में आई? ऐसा ही होता होगा। सोचो एक पहला बॉल, एक उसके पीछे दूसरा बॉल जा रहा है, तो जब जा रहा होगा तो कोलिजन के लिए इसका रफ्तार ज्यादा होना पड़ेगा पीछे वाले को, तो पीछे वाला का वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो ये जा रहा होगा तो क्या कर रहा होगा? पहला बॉडी के कुछ स्पेस होंगे जहां दूसरा बॉडी होगा, जा करके क्या करेगा? वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगा, तो इसको प्रेस कर रहा होगा ये वाला, इसको इसकी इधर प्रेस कर रहा होगा, यही ना हो रहा हो? तो इसका रफ्तार थोड़ा कम हो जा रहा है, इसका रफ्तार इसका ज्यादा हो जा रहा है। ये तो डिफॉर्मेशन वाला प्रोसेस हो रहा होगा। अब जब डिफॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया होगा तो क्या हो रहा होगा? ये अपना वेलोसिटी और ये भी अपना वेलोसिटी, दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया होगा। फिर से उसके अंदर जागा हो, क्योंकि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ना है बॉडी के अंदर, तो फिर से धक्का देगा अपना ओरिजिनल स्वभाव में आया जाए। तो ओरिजिनल स्वभाव में आने के लिए फिर क्या कर रहा होगा? इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर फोर्स लग रहा होगा, तो इसका वेलोसिटी घट रहा होगा, इसका वेलोसिटी घट रहा होगा। फिर जब जुदा होगा तो इसका वेलोसिटी अपना अलग होगा, उसका वेलोसिटी अपना अलग होगा। क्या ये बातें मैं समझा पाया या समझ में नहीं आया? तो इस चीज को आप याद रखना, एक की कंसेप्ट यहां से ले लो, कभी भी क्वेश्चन दे देगा आप दिमाग में बैठा के रखना, एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बोथ ब्लॉक्स विल मूव विथ कॉमन वेलोसिटी। एम आई राइट? बोथ ब्लॉक्स विल मूव विथ कॉमन वेलोसिटी, यही होगा।
यहाँ पे मैं केवल कंप्रेशन दिखा रहा हूं, हो सकता है कहीं पे इलोंगेशन भी दिख जाए, समझ में आ रहा है ना, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट दैट ना। तो फिलहाल आप इसको समझिए अच्छे से, इसको आप कॉपी कीजिए, ठीक है, इसको कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है अभी ना, इस पर तो और चर्चा करेंगे, फिलहाल एक कॉपी कीजिए आप, इसको अच्छे से समझ समझ करके कॉपी कीजिए आप। डायग्राम में दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से दिमाग में डालना, घबराना मत, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ बल्कि। नंबर भी दे दूं क्या डायग्राम का? अच्छा रहेगा ना, ठीक है नंबर ही दे देता हूं। देखो ये डायग्राम नंबर 1 है, ये डायग्राम नंबर 1, ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है, ये फिगर नंबर 2। इसके बाद फिगर नंबर 3 पे आया, फिगर नंबर 3 है, फिगर नंबर 4 है यहाँ पे, अरे क्लियर है। फिर उसके बाद ये फिगर नंबर 5 है, ये वाला फिगर नंबर क्या है 5, एम आई राइट। इसको अच्छे से कॉपी कीजिए, तुम लोग समझ गए हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट टेक योर टाइम, समझ समझ करके कॉपी करोगे, क्लियर है। क्या अभिषेक, समझ तो नहीं आ रहा होगा ना, इतना डिले क्यों रहते हो भाई, रेगुलर क्लास थोड़ा सा कीजिए, आदित्य रेगुलर रहो। रफ्तार से कॉपी कीजिए रिया, वेयर इज मुस्कान, वेयर, भूख लग रहा है, हाँ। शिखा का बर्थडे, वेरी शिखा, हैप्पी बर्थडे बाबू, हैप्पी बर्थडे, बिल्कुल पार्टी दिया जाए, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू शिखा। मैं दूंगा पार्टी, टेंशन मत लो, सबका वक्त होता है, क्लास के बीच में पार्टी देना शुरू कर दो, डमरू कहीं का, स्पीड बढ़ाओ। जल्दी करो जल्दी करो, खुद से तो बना ही सकते हो, शाइड हो जाइए।
हो गया बाबू लोग? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इतना वक्त नहीं लेना चाहिए, इतना वक्त लीजिएगा तो दिक्कत है ना। नीट के बच्चे लोग दिमाग में बैठा ही लेते हैं कि मेरा फिजिक्स कमजोर होगा ना। बहुत गलत फहमी में है आप लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है, अब तो क्वेश्चन का लेवल देख ही रहे हो, घटा ही दिया है। समझ में आया? वेरी समन। अच्छा, वेरी गुड। चलो, इस पर भी क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। आगे बढ़े क्या? हाँ, फिल्म हट गया क्या इस पे? बंद करो तो गेट को। ओके, चलिए हो गया। चलो ध्यान दो जरा। छोटा छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाओ तो जरा एग्जाम्पल 1। हल्ला नहीं बाबू लोग, बाबू को गुस्सा आ जाएगा ना। मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक 1 kg का ब्लॉक है। कितने केजी का ब्लॉक है रे डमरू लोग? 1 kg का ब्लॉक। एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास 1 kg ही है। कितना मास है? 1 kg ही है, लेकिन ये रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। ये किसमें है रे बालक? रेस्ट में। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अरे क्लियर है? इसको मैं रफ्तार दिया 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के लूंगी। अगर इसको एक्स एक्सिस मानना है तो एक्स एक्सिस मान लो। मैं तुम लोग से पूछना चाहता हूं, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग? स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर। 200 न्यूटन पर मीटर। आराम से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ। एक किसी रफ्तार से आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, रेस्ट में है ये, तो क्या होगा? पहले आकर के स्प्रिंग से टकराएगा, वो स्प्रिंग को कैसा करेगा? वो डिफॉर्म करेगा। जब मैक्सिमम कंप्रेशन आया तो बोथ ब्लॉक्स विल मूव विथ कॉमन वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर बोल दिया तो सेम डायरेक्शन भी होगा, सेम मैग्नीट्यूड भी हो गया, विथ कॉमन वेलोसिटी वेक्टर। तो हम लोग को वही निकाला है, दैट इंस्टेंट आई हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। चलो बताओ, अभी इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? कोई इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा तो इधर वाले डायरेक्शन को क्या लूंगा? नेगेटिव। मैं हटा देता हूँ ये आई कैप इधर, माइनस आई कैप वो सब अलग अपना है, वो तो है नहीं। 1D है तो मान सकते हैं डायरेक्ट ना। चलो बताओ जरा इनिशियल मोमेंटम। चलो वेक्टोरियल ही करते हैं, करने दो। इनिशियल मोमेंटम बताओ बाबू लोग। लो क्या हो जाएगा? मास 1 kg, ये क्या तू कौन सा कैप? आई कैप, प्लस ये तो जीरो रे, अरे रेस्ट में तो खत्म ना, तो जीरो वेक्टर। चलो ठीक है, तो कितना है बोलो? 2i कैप इनिशियल मोमेंटम। अरे यही ना। अब बताओ जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया होगा, स्प्रिंग क्या हुआ होगा? कंप्रेस्ड हुआ होगा। तो स्प्रिंग जब कंप्रेस हुआ, बताओ तो क्या करेगा? दोनों मैक्सिमम कंप्रेशन पे, इसका भी मास 1 kg ही है। क्या है? मास 1 kg। इसका मास कितना है? मैक्सिमम कंप्रेशन, स्प्रिंग का जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस समय बोथ ब्लॉक विल मूव विथ कॉमन वेलोसिटी और नॉट?
ये भी v वेलोसिटी वेक्टर से मूव करेगा, ये भी v वेलोसिटी वेक्टर से मूव करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? इतना नींद क्यों आनेगा? सोचने का ना, जवाब दोगे ना अच्छे से तो बताओ फाइनल मोमेंटम कितना हो गया बोलो यहाँ पे, वो मीडियम वाला है ना, 1 into v वेक्टर प्लस व्हाट 1 into v वेक्टर। अरे यार मास m1 into v1 m2 प्लस m2 into प्लस m2 into v2 में कितना हो जाएगा बोलो? 2v वेक्टर हो गया क्या? चलो बताओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाए, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कह के रखा है बताइए? यस, एक एक्सटर्नल स्केल में कोई फोर्स था ही नहीं, जो भी फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, तो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाइएगा तो क्या होगा? P फाइनल इक्वल्स टू व्हाट? P इनिशियल। एम आई राइट और नॉट? तो P फाइनल कितना रे डमरू लोग? अरे यार P फाइनल 2v वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया बोलो? 2i। हा हा हा, तो वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल्स टू व्हाट? 1i कैप। मतलब वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? कोई दिक्कत? अरे दिक्कत? यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाल करके हमने बात कर लिया, अब क्या बात करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं क्या? हाँ मीटर, अरे वाह बहुत बड़ा बात पकड़े, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मीटर पर सेकंड ही होगा और क्या? इला को उठा कर क्लास से बाहर करो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम? क्या इला समझ आ रहा है? गुड, ऐसे कौन समझता है भला? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूं क्या? बताओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाएगा तो क्या होगा बताइए? यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर ना? लेना रे डमरू, इनिशियल एनर्जी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का कोई लोचा ही नहीं है बाबू। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट? फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी लिखो, बोलो बोलो इनिशियल एनर्जी कितना? हाफ इनटू 1 इनटू 2 का स्क्वायर। इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या? इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है क्या? तो एक खत्म ना। यस। अरे कहाँ है स्प्रिंग? कंप्रेस कहाँ है? स्प्रिंग तो रिलैक्स स्टेट में है। स्प्रिंग कैसा स्टेट में है? रिलैक्स स्टेट में। स्प्रिंग कैसा स्टेट में है? रिलैक्स। इक्वल्स टू, आइए यहाँ पे फाइनली में आइए, इसका मास हाफ, मास कितना? 1, कॉमन वेलोसिटी भी निकाल के रखे है कि नहीं? 1। अरे 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी 1 ही ना है? अरे 1 मीटर पर सेकेंड रहा, ये भी 1 मीटर पर सेकेंड रहा कि नहीं? कॉमन वेलोसिटी से ही ना मूव कर रहा है, तो हाफ इंटू 1 इंटू क्या? 1 का प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर। एम आई राइट? अब स्प्रिंग कंप्रेस भी तो है, स्प्रिंग कैसा स्टेट में है? स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में भी है, तो कौन सा एनर्जी यूज कीजिएगा? k/2 व्हाट? xm का होल स्क्वायर। अरे पोटेंशियल एनर्जी होगा ना स्प्रिंग में स्टोर। चलिए स्टार्ट हो जाइए, बताइए 2 से 2 कटा क्या? तो एक 2 बच जाएगा कि नहीं बचेगा? अच्छा ये खत्म, ये क्या? हाफ प्लस क्या? हाफ। अरे 1/2 इंटू 1 इंटू 1 हाफ नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है निगा? गुड, वेरी गुड। प्लस व्हाट? k/2, k का वैल्यू कितना है बताओ? कितना? 200 है क्या? तो 200 अपॉन 2 इंटू व्हाट? xm का होल स्क्वायर। एम आई राइट? xm स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन ना बबरू लोग, डमरू लोग, सोना लोग, बाबू लोग। xm मैक्सिमम कंप्रेशन है ना, और मैक्सिमम कंप्रेशन क्या मिलता है? यस, एट मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ ब्लॉक्स विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी। अरे है ना, यही बातें तो समझा रहा हूं मैं। अच्छा चलिए अब सॉल्व करने आता है। a2 1/2 1/2 1 न रे, प्लस a2 100/2 100 न रे, इनटू क्या? xm का। और बातें कुछ समझ में आई? अब बताओ ये 100 इंटू xm का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। पूरा का पूरा मेरे से ही बनवाएगा इन लोग लगता है। ले यार, अरे समझ में आया? चलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब बताओ
एक्सएम किसके बराबर, एक्सएम का होल स्क्वायर किसके बराबर, 1/100। तो बताओ यहां से एक्सएम क्या आ जाएगा, 1/100। ये 1/10 न रे, तो 1/10 मीटर हो गया, जिसको आप 10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। नहीं समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं समझ में आया तो मिल मेरे हवेली पे। फिर से रिपीट करूं क्या? मैं कुछ तो बोला ही नहीं हूं बाबू। सुनो, पहला ब्लॉक रेस्ट में था, अरे रेस्ट में था, दूसरा ब्लॉक मोशन में था, कितनी रफ्तार से, तो ये ब्लॉक आकर के इससे टकराया। जब टकराया होगा तो उस समय क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तो दोनों ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, और उस समय स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड स्टेट में होगा। उसके आगे तो मैं बढ़ा ही नहीं हूं। तो यहाँ का मोमेंटम बताओ, पी इनिशियल मोमेंटम कितना, इधर की अलॉन्ग आई कैप प्लस आई कैप लेते हो तो इधर के अलॉन्ग माइनस आई कैप लेते हो ना, तो मोमेंटम लिखा मास 1 kg इंटू वेलोसिटी 2, 1 इंटू 2। इसका मास कितना था 1 इंटू वेलोसिटी 0, इसलिए 0 हो गया, खत्म। तो ये 2 आई कैप, इनिशियल मोमेंटम 2 आई कैप हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद क्या किया, यहाँ पे ए भी वेलोसिटी से जा रहा है, ए भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका मोमेंटम 1 इंटू भी प्लस या 1 इंटू भी, तो क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम 2 भी हुआ कि नहीं? अब हमने क्या लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं ना, वेलोसिटी ना था, वही जो स्प्रिंग वाला फोर्स हो तो इंटरनल फोर्स है ना रे, तो कंजर्वेशन ही मोमेंटम लगा, फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम 2v इक्वल्स टू 2 आई कैप, तो v इक्वल्स टू 1 आई कैप, तो वेलोसिटी कितना है बाबू, 1 मीटर पर सेकंड। आप उम्मीद ही करते हैं कि सर ऐसे ही पढ़ाते रहे, तो क्या मैं करूंगा, पढ़ाते ही रहूंगा। क्लियर है? तो वेलोसिटी, टाइम बर्बाद होता है ना, एक ही चीज को बार बार रिपीट करवा रहे हो, 1 मीटर पर सेकंड, फिर भी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो वेलोसिटी कितना आ गया, 1 मीटर पर, ये भी 1 मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन क्या डिमांड किया है, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए, स्प्रिंग का। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पास चले गए हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पास जाएं, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी और नॉट। इनिशियल एनर्जी केवल और केवल इसका वाला वेलोसिटी है कि नहीं बबुआ, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? अब यहाँ पे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? ये वाला काइनेटिक एनर्जी प्लस ये वाला काइनेटिक एनर्जी प्लस ये वाला पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखा, फिर वैल्यू पुट किया है सब, उसके बाद फर्दर सॉल्यूशन है। और क्या एक्सएम कितना आ गया, 1/10 मीटर। आया कि नहीं आया? अब समझ में आया? कॉपी करो, अगला क्वेश्चन भी दूं क्या, जल्दी करो, देता हूं। दिख रहा है? जल्दी करो। एक क्वेश्चन सेंटेंस वाला दूं क्या, बनाओगे? कहाँ है, ढूंढना होगा। बुक लाए हो? कौन कौन बच्चे बुक लाए हैं या नहीं लाए हैं? कितने लोग लाए हैं, रेज योर हैंड्स। हो गया, कॉपी किए?
अच्छा, टेस्ट भी कौन कौन टेस्ट कल नहीं दिए थे? जो जो टेस्ट नहीं दिया था हाथ खड़ा करो, जस्ट रेज योर हैंड्स। दो जो स्टूडेंट्स, कौन कौन? आकाश खड़ा हो। क्यों टेस्ट नहीं दिया था रे? मामा के यहाँ गया था। निगार आप क्यों टेस्ट नहीं दी थी? व्हाट अबाउट यू भाग्यश्री? फीवर। टेस्ट नहीं दोगे दिक्कत होगी, मैं बता दूं, बैठो। दो टेस्ट देते रहो, टेस्ट में अपियर हो। नहीं तो टेस्ट देने से अगर डर लग रहा है तो गलत बात है ना। आने दो, मार्क्स खराब आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक टेस्ट, दो टेस्ट, तीन टेस्ट, चार टेस्ट, पांच टेस्ट, छह टेस्ट, सात टेस्ट खराब जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक आदत आ जाएगा वो, फिर टेस्ट में धीरे धीरे सुधार होने लगता है ना। आप टेस्ट से डरिए मत, जो टेस्ट से डर रहे हैं वो डरते ही रह जाइएगा। फाइनली आपको पता है कि एग्जाम देना ही है आप लोगों को, तो डरने का नहीं है ना। मार्क्स पर तो ध्यान ही मत दो, अभी दो एक दो तीन टेस्ट है, ध्यान मत दो। उसके बाद धीरे धीरे सुधार करते रहना। ध्यान नहीं देने का तो एकदम ही छोड़ नहीं देना, आना बैठ जाना, ऐसे नहीं खैनी मले और बैठ गए एकदम टेस्ट देने आराम। समझ में आ रहा है ना? तू क्यों नहीं दिया था रे? प्रिंस का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था क्या? सही बात है ना? ठीक ही है। लो लो लिखो जरा, हो गया? एक क्वेश्चन और लो जरा, मान लेता हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। इस बार स्प्रिंग अटैच्ड है बाबू, लेकिन रिलैक्स स्टेट में है। ऐसा स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट में। एक ऐसा सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अरे क्लियर है? इसका मास कितना है? 3 kg। कितना मास है इसका? 3 kg। और इसका मास कितना है? 6 kg। कितना मास है? 6 kg। अरे क्लियर है? इसको 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इधर खींचा गया, दिया गया वेलोसिटी दिया गया, और इसको 1 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार दिया गया है। कितना रफ्तार दिया गया है? और यहाँ का के क्या है? ये 200 न्यूटन पर मीटर। Am I right? यस, स्प्रिंग अटैच्ड है। इसको 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी दिया गया। शुरू में देख लो, इनिशियली स्प्रिंग इज एट रिलैक्स स्टेट ना। ये स्प्रिंग क्या है? रिलैक्स स्टेट में। इससे मास 6 kg अटैच है, इससे मास कितना है? 3 kg। और दिया गया 6 kg मास को, उसके बाद 2 मीटर पर सेकंड का रफ्तार दिया गया इसके अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग, और 3 kg वाले को 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दिया गया किधर? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग। जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। कॉपी करो और बनाओ अच्छे से, जस्ट टेक योर टाइम। सॉल्व करो।
चलिए आया आंसर, जल्दी करो, कितना आंसर आया? आया क्या? किसका आया आंसर बताओ जल्दी। 3/10 आया। गुड, वेरी गुड, इसी तरह का यही आंसर है शायद। 3/10 आया क्या? देख लो, चेक कर लो। स्टार्ट करें? देखो सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। इनिशियल मोमेंटम कितना है बताओ? इनिशियल मोमेंटम अभी लिख सकते हैं आप लोग, बताइए। इसका मास 6 इंटू क्या, 2i कैप। अरे इधर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, प्लस आई कैप, इधर की ओर कौन सा, माइनस आई कैप। कोई दिक्कत? तो 6 इंटू 2i कैप, बोलो, प्लस 3 इंटू माइनस 1i कैप। बताइए 6 2 जा 12i कैप माइनस 3i कैप, कितना आया बालक? 9i कैप। अरे यही आया ना इनिशियल मोमेंटम, कोई दिक्कत? अब ये लिखने की जरूरत नहीं ना, केजी मीटर पर सेकंड, वो तो सबको पता है, केजी मीटर पर सेकंड। चलिए यहाँ पे बताइए, स्प्रिंग इलोंगेटेड स्टेट में हो जाएगा। स्प्रिंग किस स्टेट में है अभी? इलोंगेटेड स्टेट में। मैक्सिमम इलोंगेशन जब होगा तो दोनों क्या करेगा, कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। इसका मास कितना है, 6 kg। इसका मास कितना है, 3 kg। एम आई राइट और नॉट? बोलो, इसका रफ्तार भी मान लू क्या? क्या मान लो? बताए क्या मान लू? भी। और इसका रफ्तार भी क्या मान लू? एक बार बोल दिया कि कॉमन वेलोसिटी वेक्टर होगा तो कॉमन ही वेलोसिटी वेक्टर ना होगा रे। तो फिर ये मत कंफ्यूज होना कि उधर जाएगा और इधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन वेलोसिटी वेक्टर से मूव करेगा ही करेगा। तो बताओ, फाइनल मोमेंटम यहां लिख रहा हूं मैं, फाइनल मोमेंटम बताइए, 3 इंटू वी वेक्टर प्लस मास इंटू वेलोसिटी ना बाबुआ, जो है नहीं आई है क्या विद्या? यही होगा ना। इसका मोमेंटम बताइए 6 इंटू वी। मैं खुद ही पढ़े जा रहा हूं क्या रे, समझ नहीं आ रहा है क्या? अब बता, 3v प्लस 6v। लास्ट बैच होने के वजह से सबको नींद आ जाती है एकदम। ये फाइनल मोमेंटम यही ना होगा? बताओ, ये भी क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। उसमें मत जाओ, उलझो ही मत इस सब में। क्या करे, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाए क्या? बताइए रिया, शुड आई कंजर्व द लीनियर मोमेंटम और नॉट? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बताइए लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा रहे हैं, बताइए। फाइनल मोमेंटम इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, इनिशियल मोमेंटम। अरे है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है मोमेंटम को कंजर्व करना, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। मैं पहले भी बोला हूं। अरे क्लियर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही ना मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं हम लोग, करने दो। हालांकि यहाँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कंजर्व है, चर्चा ही नहीं करना उधर। तो बताओ कितना होगा, बोलो। 9 टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 9i कैप। मतलब क्या, वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट, 1i कैप। एम आई राइट? तो जो कॉमन वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो क्या हो गया आपका, ये भी 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। इधर किस रफ्तार से जा रहा होगा ये, 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। और ये भी किस रफ्तार से जा रहा होगा, 1 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट और नॉट? कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम से कॉमन वेलोसिटी निकल गया कि नहीं निकल गया? अब किसके पास जाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए बताइए, इनिशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अरे डब्ल्यू लोग बता, इसका एनर्जी कितना, हाफ इंटू 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर है बाबू। अरे लिखोगे ना काइनेटिक एनर्जी। अब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे बोलो, माइनस, वेरी गुड, उठा करके फेंक दूंगा सीधे गधा। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी ना है रे, इसको डायरेक्शन से क्या लेना देना, डमरू कहीं का।
काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, कोई भी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं, उसको डायरेक्शन से कुछ लेना, माइनस और प्लस से कुछ लेना देना है क्या, इसीलिए में गुस्सा आता है। पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो इसमें भी लगा रहा है, वाह रे वाह, इधर या इधर, इधर हो एनर्जी या उधर एनर्जी, क्या मतलब है उससे, तो क्या लिखते हैं, प्लस हाफ ऑफ व्हाट, इसका मास कितना 3 इंटू वेलोसिटी कितना 1 का स्क्वायर, ये लिख लिए बाबू यहाँ वाला। चलिए यहाँ पे आइए, बताइए हाफ इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर, एम आई राइट, स्केलर क्वांटिटी है, चिंता ही मत करो डायरेक्शन का भाई, प्लस 1/2 इंटू मास कितना 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर, एम आई राइट और नॉट। अरे यहां तक समझ में आई शकल दे बातें। और एक एनर्जी कौन सा स्प्रिंग पोटेंशियल है जी, मैक्सिमम इलोंगेशन है तो उसका भी पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, तो प्लस क्या लिखेंगे बोलिए, k/2 इंटू व्हाट एक्सएम का होल स्क्वायर, एम आई राइट और नॉट। इसको सॉल्व करने में वक्त मत बर्बाद कीजिए, कितना हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स 12, ये 12 हो गया, प्लस ये बताइए 2 से, ये तो केवल 3 ना, 3/2, वेरी गुड, 3/2 इक्वल्स टू, इधर आओ 3/2, फिर उधर आओ 3, फिर इधर k का वैल्यू कितना दिया है रे, k का वैल्यू कितना, अभी रहने दो, k/2 इंटू व्हाट एक्सएम का होल स्क्वायर, जो हट रहा है उसको हटा दो, 3/2 खत्म ना, 12 माइनस 3 9 ना रे, इक्वल्स टू k/2 इंटू व्हाट एक्सएम का स्क्वायर, एम आई राइट और नॉट। बातें कुछ समझ में आ रही है या नहीं रे, चलिए बताइए, यस वेरी गुड, ये 9 हो गया, बताओ k कितना है, k कितना दिया है 200/2 इंटू व्हाट एक्सएम का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम इलोंगेशन है ना, 2 से 100 टाइम्स कट जाएगा क्या, ये 100 बचा, अरे 100 ही ना बचा होगा, तो बताओ एक्सएम का जो होल स्क्वायर रहा वो कितना बचा 9/100, 9/100, तो एक्सएम कितना हो जाएगा बोलो, यस 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 वेरी गुड, एक्सएम कितना हो जाएगा बोलो, वेरी गुड, एक्सएम जो हो गया क्या हो गया √9/100, बोलो तो जरा 3/10 मीटर पर सेकेंड, एम आई राइट और नॉट, आसान है या टफ है, ये सब याद रहेगा, झूठ बोल रहे हैं आप लोग को समझ में आया, मैक्सिमम कंप्रेशन पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे बोथ ब्लॉक्स विल हैव सेम वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी, गॉट इट, बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन की नहीं, कॉपी कर लीजिए। हाँ हाँ अच्छा, इस यूनिट में मत ध्यान दीजिए, सॉरी मीटर होगा ना रे, वेरी गुड वेरी गुड, कभी कभी वक्त खराब चल रहा होता है इसीलिए लिखा जा रहा है, गलती से लिखा जा रहा है, 3/10 ही मीटर है, गुड वेरी गुड, टॉफी खिलाऊंगा आप, वो तो खिलाना ही है, ऐसे भी इतना ध्यान दी ना कम से कम, कौन दिए थे, आपका बात मेरे जुबा तक, आपके आपसे हम तक पहुंचा गया नहीं ना, अच्छा ठीक है मिलेगा, हाँ पीछे लिख दिया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या नहीं, अच्छा 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 ठीक, अरे डिफॉर्मेशन है ना रे, वो तो मीटर में ही ना रहेगा, हाँ बोलो क्या, वाह हाँ लगा रहा हूँ, इसके बाद ही लगाऊंगा, ये दोनों उधर देख रही हैं, कौन रिया रे लिखी है, कॉपी करो जल्दी, लो चेक पॉइंट लगा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1,
अच्छे से बना करके लाना। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अरे कैसा सरफेस है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास 4 kg है। कितना मास है? 4 kg। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? 8 kg है। कितना है डमरू लोग? 8 kg। यहाँ से एक स्प्रिंग अटैच्ड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना ले लूं? के जो है वो कितना है? 600 न्यूटन पर मीटर। एम आई राइट? और इसको जो रफ्तार दी गई, इसकी वेलोसिटी जो दी गई है वो वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। कितना है वेलोसिटी? 8 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। कोई यहाँ बनाएगा नहीं, घर के लिए है, होमवर्क है, घर पे जाकर के बना करके लेते आओगे। सिमिलर क्वेश्चन तो मैं देता ही हूँ, दे ही रहा, सिखलाना है। अरे हो गया रे, मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल लोगे यहाँ पे। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सीखने का और अच्छे से सीखने का। इनिशियली लो, 8 kg का ब्लॉक है, इसका रफ्तार दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली रेस्ट में था लेकिन स्प्रिंग अटैच था ना। सिमिलर क्वेश्चन। अरे यार लो, पूरा अच्छे समझो। 8 kg का ब्लॉक है, इधर क्या है? 4 kg का ब्लॉक। कितने kg का ब्लॉक है? 4 kg का ब्लॉक। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। अभी सिस्टम किस में है और कहां पे रखा हुआ है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अरे क्लियर है? कहां रखा हुआ है? कहां रखा हुआ है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्लियर है? अब इसको रफ्तार जो दिया गया वो कितना दिया गया? मैं मान लेता हूँ 6 मीटर पर सेकेंड। कितना रफ्तार दिया गया है? 6 मीटर पर सेकेंड। और इसकी रफ्तार कितनी दी गई है? 3 मीटर पर सेकेंड। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर। कितना दिया है? 200 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन बताना है आपको। स्प्रिंग का क्या बताना है? मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। एक थर्ड क्वेश्चन और लिख लो, इसको भी अच्छे से बना करके लेते आना। क्वेश्चन नंबर 3 लो, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, ये 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 100 न्यूटन पर मीटर। इसकी रफ्तार, मास भी दे देता हूं, पहले सुन लो। इसका मास क्या है? इसका मास क्या है? 8 kg। इसका मास कितना है? 8 kg। इसका मास है 2 kg। इसका मास कितना है? 2 kg है। इसकी रफ्तार 4 मीटर पर सेकेंड है। इसकी रफ्तार कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। और इसकी रफ्तार दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम इलोंगेशन। क्वेश्चन सिमिलर है, कर लोगे? गुड, बन जाएगा ना ये सब? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? लास्ट बैच में आते आते तक। हाँ बोलो, क्या गिरधारी लाल? हाँ ये वाला ना? अरे यार कुछ नहीं दिया हुआ तो रेस्ट में ही बोला तो हूँ ही, V0 ही, ऐसे क्लियरली बोलना पड़ेगा क्या? कहाँ कहाँ शकल दी? हो गया? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वक्त का इंतजार कीजिए आप लोग, क्यों नहीं? हाँ वक्त पे ही ना टॉफी मिलेगा। अभी क्लास के बीच में टॉफी खिलाना शुरू करूंगा मैं। चलिए अब आते हैं प्रॉपर नीट वाले कॉलेजन पे। ध्यान से सुनने का ना, जो भी बातें मैं बताया था याद रहा था? चलिए टाइप्स ऑफ कॉलिजन पे डिस्कशन करेंगे ना, टाइप्स ऑफ कॉलिजन। ध्यान से सुनने का, कुछ कुछ सीख लो, काम देगा। बाद बाकी जो भी है देखा जाएगा ना, लेकिन कुछ बेसिक्स बातें मैं करवा दे रहा हूँ, उसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है? हाँ
कॉलिजन का क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। देखो पहला जो बेसिक क्लासिफिकेशन होगा और क्लासिफिकेशन का जो बेस होगा और डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट, पहला क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होना ही होना है किसी कॉलिजन में। और कौन सा की फैक्टर है जो बाइफरकेट करता है whether the collision is elastic, inelastic or perfectly inelastic? That is kinetic energy. Kinetic energy is the key factor. Am I right or not? Kinetic energy है ना, वो की फैक्टर है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखो और अच्छे से दिमाग में बैठाओ। on the basis of direction of impact, डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट जितना सिंपल रख सकता हूं उतना सिंपल रखने का कोशिश करता हूं नीट वाले बैच में। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट। ध्यान से सुनो, इसमें जो कॉलिजन होगा वो दो तरह का होगा। कितने तरह का कॉलिजन होगा? दो तरह का। अरे कितने तरह का होगा? दो तरह का। कौन कौन सा दो तरह? इसको हटा ही दो ना। पहला हेड ऑन कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन? हेड ऑन कॉलिजन। मीनिंग समझा होगा क्या है हेड ऑन कॉलिजन का मतलब। दूसरा कौन सा कॉलिजन? ऑब्लिक कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन? ऑब्लिक कॉलिजन। बातों को तेरी भुला ना सकूं, ऑब्लिक कॉलिजन। सारा गाना ही मेरा गायब हो गया। हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन, इसी को 1D कॉलिजन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? 1D कॉलिजन। और दूसरा क्या है? 2D कॉलिजन। जितना सिंपल रख सकता हूं उतना सिंपल रखने का कोशिश करता हूं नीट बैच में। ध्यान से सुनोगे तब। हा हा ही हु हा हा हे नहीं करना है। ध्यान से सुन डमरू कहीं का। सोफा मंगवा दूं? लास्ट बैच होता है आप लोग का ना, इसलिए सुबह से थक जाते होगे नहीं। चलो ध्यान से सुनो, सुनो हल्ला नहीं, थोड़ा सा कुछ बात कर लेते। 1D कॉलिजन क्यों बोल रहे? ध्यान से सुनना। कॉलिजन के बाद, अभी तो पूरा डिस्कशन में ही आएगा सारे बात, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो। कॉलिजन के बाद, कब? कॉलिजन के बाद अगर दोनों कोलाइडिंग बॉडी जो होगा, मैं पहले ही रिपीट कर दूं, तुम लोग के लिए जो पढ़ना है सिलेबस में, दो ही पार्टिकल का कॉलिजन है ना। वो अलग बात है कि बम में 3-4 पार्ट तोड़ देते थे 3 पार्ट वाला के, लेकिन यहाँ पे जो कॉलिजन पढ़ रहे हैं वो दो ही बॉडी का कॉलिजन होगा ना। तो अगर कॉलिजन के बाद अगर मैं मान लेते कोई बॉडी ए है, वो इधर ही जा रहा है कुछ वेलोसिटी से और इधर ही जा रहा है, दूसरा बॉडी भी इधर ही जा रहा है। ये कब का सिचुएशन है? कॉलिजन के बाद का सिचुएशन। अभी इतना दिमाग में बैठा। तो अगर कॉलिजन के बाद का की सिचुएशन है, ये V1 है और ये V2 रफ्तार से जा रहा हो, ये कब का सिचुएशन है? जस्ट आफ्टर कॉलिजन। इसको झारखंड एकेडमिक काउंसिल मत समझ आना, ये जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या है? जस्ट आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद, कॉलिजन के पहले तो एक ही लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा, तभी ना कॉलिजन के बाद भी एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा जी। तो इसलिए जस्ट आफ्टर कॉलिजन का सिचुएशन है। क्योंकि 11 तुम लोग का थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं पढ़ा हुआ है। अच्छा तो पूरा चर्चा करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे। हट ध्यान सुन। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, इसको थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ ए बॉडी ए है, ए U1 रफ्तार से जा रहा है। किस रफ्तार से? और दूसरा बॉडी है U2 बी, वो U2 रफ्तार से जा रहा है। किस रफ्तार से जा रहा है?
एक कब का सिचुएशन है, जस्ट बिफोर कॉलेजन, जेबीसी, जस्ट बिफोर। ये मत सोचना कि सर गलती से जेसीबी लिख रहे थे तो जेबीसी लिखा है, ये जस्ट बिफोर कॉलेजन है। क्या है, जस्ट बिफोर। नहीं तो जेसीबी की खुदाई चलते रहता है ना, वो दिमाग में बैठे रहते हैं, तुरंत आ जाता है देखने लोग, भीड़ बेला लोग है ना, कुछ नहीं दिन भर जेसीबी का खुदाई देखने चला जाएगा। अरे ठीक है, तो ये क्या है, जस्ट बिफोर कॉलिजन। अरे क्लियर है। अब कॉलिजन के बाद सुन ले भाई, कॉलिजन के बाद बॉडी ए इधर जाना शुरू कर देगा। अब मैं तुम लोग से पूछूंगा अगले क्लास में कि बॉडी इधर जाना क्यों शुरू करेगा, आखिर दोनों एक ही तरफ क्यों नहीं जा रहा है। और दूसरा बॉडी जो है बी, वो किधर जाना शुरू कर दिया, इधर, कुछ सर्टेन एंगल से के साथ, देख रहे हो यहां से कुछ एंगल बनाएगा ऐसे, ये भी है, ध्यान देना। तो ये कुछ उधर जाने लगा, कुछ इधर जाने लगा, मतलब कैरम खेले हो ना, कैरम बोर्ड, उसमें इस तरह का कॉलिजन देखने को मिलेगा आपको। ये क्या है, गौर से देखो, इसको ऑब्लिक कॉलिजन है बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कॉलिजन, या साइड ऑन कॉलिजन भी बोला जाता है, साइड ऑन कॉलिजन भी ना। तो कॉलिजन के बाद एक प्लेन में मूव करने लगा, ये जस्ट आफ्टर कॉलिजन का सिचुएशन है। कौन सा सिचुएशन है, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये ऑब्लिक कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन। अभी छोटा सा दिमाग में कोई भी पेरीफेरी अगर तैयार कर पा रहे हो, दिमाग कुछ छोटी मोटी बातें अगर बैठा पाते, बैठा हुआ है लेकिन अगर बैठा पाते तो भी सही है। मतलब कॉलिजन के बाद अगर बॉडी एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेड ऑन कॉलिजन या फिर 1D कॉलिजन। एम आई राइट। कॉलिजन के बाद बॉडी एक लाइन के अलॉन्ग मूव ना करके एक प्लेन में मूव करने लगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्लिक कॉलिजन, या फिर साइड ऑन कॉलिजन, साइड ऑन कॉलिजन। नहीं देख रहे, कॉलिजन के बाद एक ही लाइन के अलॉन्ग नहीं मूव कर रहा है, अलग अलग मूव कर रहा है, एक क्यों मूव कर रहा है इस पर भी चर्चा किया जाएगा। क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कॉलिजन। वेरी गुड, थैंक यू बताने के। ये बात समझ में आया आप लोगों की नहीं। उसके बाद एक बेसिस है जो की कंसेप्ट है, उसको याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन अगर करें तो काइनेटिक एनर्जी कितने तरह का, 3 तरह का। रे डमरू लोग, कितने तरह का, 3 तरह का। पहला कौन सा कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। एम आई राइट। अरे कोई प्रॉब्लम रे डमरू लोग। दूसरा कौन सा कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन। एम आई राइट और नॉट। और थर्ड कॉलिजन कौन सा है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। उठा करके फेंक दूंगा गधा लोग जो हल्ला कर रहे हैं, लास्ट वाले बेंच वाले लोग। डर नहीं लगता है क्या। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन की खास बात क्या थी भाई, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, बॉडी सेपरेट जस्ट आफ्टर कॉलिजन। एम आई राइट और नॉट। इन इलास्टिक कॉलिजन की खास बात, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, बॉडी इज सेपरेट जस्ट आफ्टर कॉलिजन। एम आई राइट और नॉट। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन की खास बात, linear momentum is conserved, kinetic energy is not conserved, and body does not separate just after collision. Am I right? इसका इलास्टिक कॉलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का नाम सुने हैं थोड़ा बहुत, यस वेरी गुड। इसका इलास्टिक कॉलिजन का ई कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। इसका इलास्टिक कॉलिजन का ई का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, 0 से 1 के बीच। और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू कहां से, 0 के बराबर। अरे है ना ये सब, नहीं है तो मैं इसको अलग से समझा ही देता हूं, लिख देता हूं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। कितने तरह का कॉलिजन है बाबू लोग, कौन कौन सा, पहला बताओ, इलास्टिक कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। फिर उसके बाद कौन सा कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन। बहुत सारे बातें बतानी है,
बेसिक बातें तो कर लो पहले, इतना भी तो मालूम नहीं रहता आप लोग को। इन इलास्टिक कोलेजन। और क्या है थर्ड? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलेजन ना। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलेजन। अरे कोई प्रॉब्लम बताइए जरा। इलास्टिक कोलिजन का प्रॉपर्टी पहला, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज व्हाट? कंजर्व। एम आई राइट? काइनेटिक एनर्जी, यस, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। बताइए थर्ड, कोलाइडिंग बॉडीज, यस, कोलाइडिंग बॉडीज separate just after collision. Am I right or not? Coefficient of restitution 1. याद रहेगा ना? वेरी गुड। यहां बताइए जरा, लीनियर मोमेंटम, यस, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। एम आई राइट और नॉट? वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। बताइए कोलाइडिंग बॉडीज, यस, कोलाइडिंग बॉडीज सेपरेट जस्ट आफ्टर कॉलिजन। समझ आओगे ना? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू 0 से 1 के बीच। एम आई राइट और नॉट? अच्छा जी, वेरी गुड। समझ आ रहा है? चलिए मुझे बताइए, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। बताइए लीनियर मोमेंटम, चाहे किसी भी तरह का कॉलिजन हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही नहीं रहेगा बाबू। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। एम आई राइट और नॉट? Colliding bodies, yes, colliding bodies does not separate. Colliding bodies do not separate just after, yes, colliding bodies do not separate just after collision. That means they move with common velocity na, as a single body. They move with common velocity as a single body. Yes, maximum loss of kinetic energy takes place. Maximum loss of kinetic energy takes place. Maximum loss of what? Kinetic energy takes place. Am I right or not? And the value of E is what? Coefficient of restitution is 0. Am I right? Yes sir. बॉडी टकराया तो सेपरेट ही नहीं हुआ, वो कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करने लगा। बात कुछ समझ में आया या नहीं आया? तो ये बेसिक बातें दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? अरे बैठी या नहीं बैठी? इतना बात तो बैठा करके दिमाग में रखोगे कि नहीं रखोगे? कॉलिजन का क्लासिफिकेशन का 2 बेसिस हमने लिया नीट वाले लोगों के लिए। मैं क्लियरली बोल दे रहा हूं, आगे बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन नीट वाले बच्चे इतना ही याद रखें। पहला बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डायरेक्ट इंपैक्ट। अगर इंपैक्ट पे बेसिस पे देखे तो कितना होगा? कितने तरह का कॉलिजन? 2 तरह का, हेड ऑन कॉलिजन और ऑब्लिक कॉलिजन। कॉलिजन के बाद अगर एक ही लाइन में मूव कर रहा है कोलाइडिंग बॉडी, इसका मतलब क्या है? 1D कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन है, डायरेक्ट कॉलिजन। क्लियर है? अगर कॉलिजन के बाद बॉडी अलग अलग मूव करने लगे, एक ही डायरेक्शन में, एक प्लेन में मूव करने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कॉलिजन, या फिर साइड ऑन कॉलिजन, या फिर 2D कॉलिजन। एम आई राइट और नॉट? अरे समझ में आया? दूसरा क्लासिफिकेशन क्या? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। कॉलिजन कितने तरह का? इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट?
बताइए जरा, इलास्टिक कोलिजन, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, कोलाइडिंग बॉडी, सेपरेट जस्ट आफ्टर कोलिजन. द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज व्हाट? 1. याद रहेगा. व्हाट अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन? लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, कोलाइडिंग बॉडीज, separate just after collision. The value coefficient of restriction lying between 0 to 1. 0 से 1 के बीच. Am I right or not? Last one is what? Perfectly inelastic collision. Linear momentum, kinetic energy, colliding bodies. Yes, do not separate just after collision. Am I right? Maximum loss of kinetic energy takes place in this type of current. What about the coefficient of restitution? E का वैल्यू 0. Am I right or not? इतना आप लोग चर्चा करके आओगे, यहाँ तक याद रख के आओगे, चेक पॉइंट्स लगाए हुए बनाओगे, होमवर्क करके आओगे, तो अगले क्लास में बढ़ेंगे. Can I stop right now? आज के लिए इतना ही. समझ में आया? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कॉपी कर लीजिए आप लोग. ठीक है फिर ना. थैंक यू सर.